नमस्कार मित्रों, उधर लाइट ऑफ कर रखी क्या पीछे बैक साइड आपके? उपसर्ग चल रहे हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़ाए थे मैंने। चलिए एक बार धारा प्रवाह में बोल के बताओ। अति, अधि, अभि, अपि, आप, अनु, आ, उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, सा। शाबाश, सबको याद हो गए लगभग। अब अपन क्या करने वाले हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूं आपकी कॉपी को किस तरीके से लेना है। ये कॉपी जो है ना, आप जो लिख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज ही पढ़ने वाले हैं, संस्कृत के 22 उपसर्गों को पढ़ने वाले हैं, तो ये दोनों पेज एक साथ लेना। आप दोनों पेज एक साथ लेना। अब ये इसका फॉर्मेट क्या है वो मैं लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग बनाना आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, और आपको पता है संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। हम इन 22 के बारे में पढ़ रहे हैं, और लिखने की शैली क्या है वो बता रहा हूं, आप किस तरीके से अपनी कॉपी में लिखोगे। देखिए पहला जो पार्ट है यह है क्रम संख्या। क्रम संख्या, और आपको पता है क्रम संख्या 1 2 3 4 चलेगी तो स्पेस कितनी लेनी है? बहुत कम ही लेनी है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका उपसर्ग। क्या आ जाएगा? उपसर्ग। और आपको पता है एक उपसर्ग 2 वर्णों से मिलकर के बना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 होगा। तो इस 2 3 ही तो है ही नहीं, सारे 2 ही है। तो यूं नहीं इतनी बड़ी आप लाइन खींच लो और फिर आपको उदाहरण लिखने के लिए जगह नहीं। यहां आएगा अर्थ। ये भी परीक्षा में आता है कई बार, उपसर्ग का अर्थ। अभी सेट के एग्जाम में भी पूछा कि मैं आपको कोई उपसर्ग लिखा रहा हूं, उसका अर्थ कितना होता है, मतलब कौन कौन से उपसर्गों का क्या क्या अर्थ हो सकता है। किसी किसी उपसर्ग के 1 2 या 3 3 अर्थ भी है, किसी का एक भी खाली एक ही अर्थ निकलेगा। तो हम उतने स्पेस आ जाने चाहिए, कम से कम 2 अर्थ निकलने की जितनी जगह हो जानी चाहिए। और यहां आ जाएंगे उदाहरण, या उदाहरण है नंबर ऑफ एग्जाम्पल, और बहुत सारे उदाहरण लिखाऊंगा, जगह कम पड़ जाएगी। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं आपको लिखना कैसे है। जैसे ये संख्या हमारी 1 2 3 4 5 चलेगी। ये उपसर्ग है आपका पहला, कौन सा है? अति। अति उपसर्ग है, और अति उपसर्ग है, इसका मीनिंग क्या होता है? अधिक। क्या अर्थ होता है? अधिक। बात समझ में आ गई? अब मैं इसके उदाहरण लिखाऊंगा। जैसे देखिए, किसी भी बात को बड़ा चढ़ा करके हम वर्णन करते हैं, वो अतिशयोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगा लो। हालांकि इसके अलावा देखिए, जब बारिश बहुत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, ठीक है ना। और कोई सीमा से आगे बढ़ जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अतिक्रमण, ठीक है। और बीती हुई बातों को याद किया हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? अतीत, ठीक है। आगे चलते रहेंगे, बहुत सारे उदाहरण आएंगे। हम जो आगे लाइन में या नीचे लिख रहा हूं, जैसे अति इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय से क्या बनेगा? अति इंद्रिय। ई और ई से मिलेगा, ठीक है। अति धन आचार से क्या बनेगा? अत्याचार। अब देखिए यहां मैं लाइन खींच रहा हूं, इसका मतलब इसमें 2 उपसर्ग है। जब भी कभी मैं लाइन खींचा हुआ अगर आपको मिले तो इसका मतलब अति प्लस आ प्लस चार क्या बना? अत्याचार, ठीक है। अति प्लस अंत से क्या बनेगा? अत्यंत, ठीक है। फिर अति धन उत्तम से क्या बनेगा? अत्यु उत्तम। अति प्लस उत्तम, और उत्तम में भी उद उपसर्ग है। तो इस प्रकार से हम इसके क्या पढ़ रहे हैं? उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो ये जगह आप ज्यादा रखना, नंबर ऑफ एग्जाम्पल की। बात समझ में आ गई है? ये पैटर्न क्या लिखना है आपको? दोनों पेजों को यूज करना है, और एक तरफ क्रम संख्या, उपसर्ग और उदाहरण। इस तरीके से हमारी संख्या 1 से लगा करके कहां तक आएगी? 22 तक आ गई। बात समझ में आ गई? मैं 22 का क्रम लिख रहा हूं, 22 ही उपसर्ग, ठीक है ना। पहले आप संख्या लिखोगे 1 से लगा करके 22 तक, फिर हम उसके उपसर्ग लिखेंगे, फिर उनके अर्थ लिखेंगे, और फिर हम उनके क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। बात समझ में आ गई है? चलिए तो आप ये बना लीजिए, एक बार फॉर्मेट बना लीजिए। ये लाइव जुड़े कि नहीं जुड़े बच्चे? आवाज आ नहीं रही किसी के? हाय हेलो नहीं आया अभी तक। या नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग, राम राम, खमागणी, जय श्री कृष्ण। जितने भी हैं जुड़ जाओ और एक बार मुझे मैसेज कर लो भैया।
ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे हो। कौन कौन जुड़े? जिस हाँ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ गए हैं। कमल जी, यश, रविंद्र और नवरतन, नमस्ते। खुशरो, सुभाशीष, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, ये हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं और संस्कृत के उपसर्ग। हेलो सर, कौन है? भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया, आप जुड़ चुके हैं, शाबाश। और गिया, बानो, विकास, चाहर, अमित, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और जुड़ जाएं फटाफट और लाइव हो जाइए। और हम संस्कृत के 22 उपसर्गों को पढ़ रहे हैं, दोनों पेजों का यूज करते हुए। आपको ये क्रम संख्या लिखनी है 1 से लगा करके 22 तक, और फिर हम इसमें उदाहरण पढ़ेंगे और एक एक शब्द का मीनिंग भी बताता रहूंगा, ताकि ध्यान रहे कौन सा उपसर्ग लगने से क्या अर्थ बन रहा है। देखो, आपके इस तरीके से रजिस्टर भरने वाला है, तो आप इसको देख लो कि कितनी मार्जिन हमें रखनी है, ठीक है ना? देखो, लास्ट तक भरेगा ये। लिख बना दिया सबने? स्केल तो आपके पास होगा ही नहीं, नहीं है ना? पर सरकारी स्टाइल बताऊं आपको, कागज को फोल्ड कर दो, सबसे बढ़िया तरीका। हम तो ऐसे ही करते हैं। हम तो, हमारे स्केल होती नहीं है, चुनाव में जाते ना, तो कई बार स्केल मिलती है, वो लोहे का पतरेड़ा मिलता है, वो ऐसा मिलता है जो कागज फाड़ देवे, बाबा आदम जमाने का। तो हम तो डायरेक्ट कागज को ही फोल्ड करके बना लेते हैं। ये पैटर्न पहले एक कागज को फोल्ड कर दो, बढ़िया, बस सीधी रेखा बन गई है। हाँ, अब मैं 22 उपसर्ग लिख दूं एक बार, ये तो आपने बना ही लिया होगा। तो मैं 22 उपसर्ग लिख रहा हूं, 1 से लगा करके 22 तक, 22 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? अति। अति के बाद अधि, ये क्रम ही याद रखना ठीक रहेगा। अधि, अधि के बाद अभि, अभि के बाद अपि, अपि के बाद अप, अप के बाद अव, अव के बाद अनु, अनु के बाद आ, फिर उद, फिर उप, फिर दूर, फिर उसके बाद दुस, फिर नी, फिर निर और निस, ठीक है? फिर प्र, फिर परा, फिर परि, फिर प्रति, फिर वि और सु और सब। ये 22 उपसर्ग आपको लेफ्ट हैंड साइड जो क्रम संख्या बताई ना उपसर्गों की, उसमें लिखने। नहीं आया समझ में? यहां पर लिखने ये अति, अधि, अधि, अपि, 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 अप, अव, अनु, आ, इस तरीके से। ओके, अब इनके अर्थ लिखने हमें। बोलो अर्थ बोलो। पहले उपसर्ग लिख लीजिए, आप एक काम करिए, उपसर्ग लिख लीजिए। फिर 22 उपसर्ग हो जाए मुझे बोल देना, फिर मैं इनके अर्थ बताता हूँ।
चलिए, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है अति। अति का अर्थ मैंने आपको लिखा दिया, क्या मीनिंग होगा? अधिक। ठीक है, अब अगला कौन आ रहा? अधि। देखो ये दो जगह पर विशेष तौर से प्रयुक्त होगा। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ एक तो, और अधि का अर्थ होता है ऊपर। तो कॉमा करके लिख लेना, लिखिए अधि का अर्थ लिखिए श्रेष्ठ। कहां लिखना आपको पता है? इस वाले कॉलम में। ठीक है, और उपसर्ग कौन सा हमारा? अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ कॉमा ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला कौन है? अभी। और तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अभी का अर्थ लिखिए पास कॉमा सामने। देखो अति का अर्थ क्या बताया मैंने? शाबाश, ये ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आया। अधि का मैंने क्या बताया? श्रेष्ठ। और क्या बताया मैंने? ऊपर। अभी का अर्थ है पास कॉमा सामने। पास कॉमा सामने। ठीक है, अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अपि। इसका एक और लिख दो, अभी का विशेष। जगह मुझे पता नहीं होगी। और अपि का अर्थ होता है भी। अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत, या बुरा विपरीत। अप का मीनिंग क्या होगा? बुरा विपरीत। अव का लिखे, अव यानी नीचा, बुरा हीन। अव का क्या होगा? नीचा, बुरा और हीन। हीन भावना से मत देखो, ऐसे बोलते ना हीन भावना, वो वाला हीन। अनु। अनु का अर्थ है पीछे कॉमा समान। समान बराबर के सेंस में, समान के रूप में अनु का मतलब, अनु का अर्थ होता है पीछे समान। अगला क्या आ रहा है? आ में क्या आएगा? देखो एक आएगा तक, एक आ जाएगा इसमें इधर कॉमा से। ठीक है, अगला आ रहा है आपका उद। उद का क्या अर्थ होता है? उद का अर्थ होता है एक तो श्रेष्ठ के रूप में, और एक ऊपर के सेंस में, ऊपर। ठीक है, श्रेष्ठ ऊपर। आगे समझे? अगला कौन है? उप। देखिए उप का मीनिंग होता है पास। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां, हमको समझ में तो आ ही नहीं रहा, ये क्या लिख रहे हैं? इसको समझा रहा हूं मैं, संदर्भ के अनुसार अर्थकरण करने पड़ेंगे। उप का मतलब पास होता है, ऐसे सबके है। जैसे देखिए राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास में कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सरपंच के पास वाला कौन होता है? मंत्री के पास वाला कौन होता है? उपमंत्री। ये उप का मतलब पास के सेंस में। इसी प्रकार देखो वन बहुत बड़ा भूखंड है, जंगल है, लेकिन वन जैसे ही फीलिंग देने वाला एक छोटा सा हिस्सा, उपवन। आई बात समझ में? ऐसे तो पास, इसके अलावा सहायक। सहायक जैसे कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहायक ही होते हैं ना। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मंत्री तो है, ये मंत्री का सहायक मंत्री कौन है? उपमंत्री है ना, सहायक के रूप में। और एक लिखो उप का मतलब होता है छोटा। उप का मीनिंग क्या होगा? छोटा। अगला कौन है? दुर। दुर का क्या लिखोगे? कठिन। दुर का क्या है? कठिन। और देख लेता हूं मैं इसमें क्या कोई कमी तो नहीं रही है। कठिन, बुरा और विपरीत। बुरा और विपरीत के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। कठिन, बुरा, विपरीत। सेम दुष्ट का भी वही लिख लीजिए, कठिन, बुरा और विपरीत। कठिन, बुरा, विपरीत। ठीक है, कठिन, बुरा, विपरीत। अगला उपसर्ग कौन सा है? नी। देखो नी का अर्थ होता है एक तो बड़ा, बड़े के सेंस में।
और नी का एक और अर्थ होता है विशेष। ज्यादातर यही प्रयुक्त होंगे, ध्यान रखना। अगला कौन है? निर। निर का अर्थ होता है नहीं। निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। और निस का अर्थ भी होता है नहीं। निर निस, इसमें और उल्टा क्या देख लेते हैं, बड़ा विशेष नहीं, ठीक है। ये इसके साथ है, आप नहीं नहीं लिखना, वो दूसरे वो लिखने की आवश्यकता नहीं। प्र, प्र का क्या होगा? आगे अधिक या विशिष्ट। विशिष्ट। परा दूर या उल्टा। परी चारों ओर। चारों ओर। प्रति, प्रति का अर्थ होता है विपरीत। प्रति में और कोई अर्थ लिखवा रखा क्या पहले मैंने? विपरीत एक प्रत्येक के रूप में भी होता है, सही है। प्रतिधन एक प्रत्येक। वि विशेष या भिन्न। सु अच्छा, सरल और विशद। सम यानी संपूर्ण। संपूर्ण यानी पूरा, ठीक है। संपूर्ण। और दूसरा अच्छी तरह। अच्छी तरह। अच्छी तरह। सम का मतलब अच्छी तरह, पूरा। वी का विशेष भिन्न, और एक और लिख दो अभाव। अभाव के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। सु अच्छा, सु यानी अच्छा, सरल और विशद। ये वाला लिखा, कहां लिखा बेटा? ये, इसको यूं लिख देना, विशद। विशद यानी विशाल रूप में, बहुत बड़े रूप में। क्लियर है? सबने अर्थ लिख लिए? चलिए एक बार बोलिए, जो बोर्ड पे लिखे वही बोलने हैं आपको, ठीक है। अति का बताओ। अधि ऊपर, अभी, अपि, अप, अव, अनु, आ, इधर से, उद श्रेष्ठ ऊपर, उप पास सहायक छोटा, दुर कठिन बुरा विपरीत, दुस कठिन बुरा विपरीत, नी बड़ा विशेष, निर नहीं, निस नहीं, प्र आगे अधिक विशिष्ट, परा दूर उल्टा। एक और है, वैसे कम प्रयोग में आता है, इसका कम से के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। वैसे नहीं लिखो तो भी चलेगा, कम से, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से में परि चारों ओर, प्रति विपरीत प्रत्येक, वि विशेष भिन्न, अभाव, सु अच्छा सरल विशद, सम संपूर्ण अच्छी तरह। क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक एक के उदाहरण पर आएंगे। सबसे पहले तो अति वाले पे आ ही जाऊं, इसके उदाहरण लिख लीजिए। चले मैं समझा देता हूं। इसमें देखो, अतिशयोक्ति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से। जनरली हम ऐसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। एक तो ये शब्द अशुद्ध है, ठीक है, और ये बना किसी से, पहले वो देख लेते। ये होता है अतिशय, और इधर आ रहा है उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन या बात, अतिशय का अर्थ होता है बहुत, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। कोई जैसे अफ्रीकन है, काला कलूटा वेस्ट इंडीज का, और आप कहोगे ऐश्वर्या राय जैसे खूबसूरत लग रहे हो भाई साहब आप, तो ये अतिशयोक्ति हो गई। हाँ, हमारे मेवाड़ में एक कहावत है इधर कि कोई व्यक्ति ज्यादा फाकालोजी करता ना, अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो पानी के बटे गादो ही नहीं मले। हमारे मेवाड़ में ऐसा बोलते हैं।
वो पानी बताता वहां कीचड़ भी नहीं मिलेगा, मिट्टी गीली तक नहीं मिलती है, इसकी बात पे विश्वास मत करना, बहुत झूठ बोलने वाला है, ऐसे फेकालोजी करता है। अरे यार मेरे तो अभी हेलीपैड बन रहा है, कल मुहूर्त है उसका, उद्घाटन करके आ रहा हूँ, और घर में बैलगाड़ी भी नहीं होगी, है ना। तो ऐसी जो बड़ा चढ़ा के, साउथ की मूवी देखना आप, साउथ की मूवी देखी आपने, बहुत शानदार होती है। आजकल मैं भी छुट्टियों में मैंने सस्पेंस और थ्रिलर मूवी देखी। ज्यादातर मेरा पसंदीदा विषय सस्पेंस थ्रिलर देखता हूं मैं, हॉरर मूवी नहीं देखता, जिसमें कुछ अच्छा देखने लायक हो, मतलब जासूसी हो, जिसमें किसने खून किया, किसने मर्डर किया, किसने चोरी की है ना, वो पता लगाना, वो सस्पेंस थ्रिलर बोलते हैं, सीआईडी टाइप की, तो वो मूवी ज्यादा देखता हूं मैं। बाकी क्या है, एक तो क्या है, साउथ की मूवी में गाने नहीं होते इसलिए बोर नहीं होते, कुछ तो फिल्मों में गाने होते हैं साउथ की मूवी में, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होंगे जिसमें पूरी फिल्म में एक भी सॉन्ग नहीं मिलेगा आपको, कहानी बड़ी, स्क्रिप्ट बड़ी जोरदार होती। आपको पता है दृश्यम मूवी आई थी अजय देवगन वाली, एक्चुअल में वो अजय देवगन वाली मूवी तो कॉपी है, उसका ओरिजिनल जो है वो साउथ की मूवी है, मोहनलाल जिसमें हीरो है, उस मूवी को देखना आप कभी समय मिले तो, वो मूवी देखने के बाद पूरी कॉपी की है, डिटो उसी को उन्होंने मतलब पिक्चराइजेशन नया किया है, बाकी पूरी कॉपी कर रखी है, उसी की नकल की है, नाम ही वही रखा दृश्यम एक, बाद में दृश्यम 2। तो क्लाइमेक्स होता है, कहानी होती है, स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होती है, और कल्चर को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत की जो भी मूवी होती है वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ती, अर्थात वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो परिवेश है, पहनावा है, वहां का जो खान पान है, वहां का जो धार्मिक क्रियाक्रम है, वो सब फिल्मों में आता है, अपने यहाँ नहीं आता। अपनी ये जो बॉलीवुड की मूवी है वो तो मतलब अपने संस्कार को खत्म कर रही है ना, वो तो गाने ऐसे लिखती है, पता नहीं क्या क्या लिखती है, कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, है ना, मर्यादाएं तार तार हो जाती है ना, परिवार के साथ बैठ के अपन नहीं करे, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ऐसे ऐसे तो गाने आ गए, है ना। तो मतलब मर्यादा तो कहीं खत्म ही हो गई है। पहले गानों में कितनी मर्यादा होती थी कि शालीनता से प्यार हो जाता था, पता भी नहीं लगता था। हाँ, एक ही पेड़ के नीचे प्यार हो गया, पता ही नहीं लगा कब शादी हो गई, इतनी बढ़िया मर्यादा में बात होती थी। एक डाल पे तोता, एक डाल पे मैना, दूर दूर है फिर भी प्यार है ना, कितनी बढ़िया बात करते थे, है ना। हाँ, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, किसी को कहना मत, चुपके से आऊंगी। अपने यहाँ तो फटाफट घर के बाहर स्कूटी खड़ी है, आवाज आएगी, टे टे चल भाई बैठो चलो, कितना मतलब हो गया, तो अलग मामला हो गया। खैर वो अलग बात है, किसी भी बात को बढ़ा। तो साउथ की मूवी में क्या होता है, आप देखना, कोई व्यक्ति एरोप्लेन में, हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में वो बंदूक से गोली चलाएगा, गोली घूमती हुई जाएगी कहीं, वो रेलवे के खंबे से टकराएगी, फिर खिड़की के अंदर घुसेगी न उसके अंदर लगेगी, आदमी मर जाएगा। ऐसा अगर शार्प शूटर है तो अपने इंडियन आर्मी में भर्ती होनी चाहिए वो तो, बट वहां क्या कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में, है ना। और कोई व्यक्ति खाली ऐसे बाहें चढ़ाएगा, भूकंप आ जाएगा, 10-15 तो गिर जाएंगे, और केवल बाल ऐसे करेगा, ताला हिलने लगेगा, दरवाजे फटफड़ाने लग जाएंगे। अरे भाई गजब बताते हैं, मतलब अतिशयोक्ति बड़ा, कभी आप विश्वास है, एंटरटेनमेंट है। एक व्यक्ति खाली यूं ही मुक्का मारा, 15 लोग गिर रहे, हाँ ऐसा कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, 15 लोग गिर जाएंगे, ऐसा हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या, फिर तो बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड बन जाएंगे हमारे। खैर, तो किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति। अतिवृष्टि, बारिश का बहुत हो जाना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि। बारिश का बिल्कुल भी न होना अनावृष्टि कहलाता है, ठीक है। अतिक्रमण, जो नियमों से आगे बढ़ जाए, देखना आपने सड़क के किनारे, अभी रक्षाबंधन आ गया, दीपावली में पटाखे वालों ने दुकान लगा ली, घर मतलब दुकान तो है ही, लेकिन रोड के ऊपर टेंट लगा करके दुकान लगा देंगे, पटाखे बेचेंगे। थोड़े दिन फिर वो पुलिस वाले आएंगे, भाई हटाओ हटाओ ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, फिर वो हटा देंगे, फिर वापस थोड़े दिन बाद वापस वो दुकान के बाहर बढ़ा देंगे, तो वो अतिक्रमण ही है एक प्रकार से। अगला अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से परे हो। देखो ये इंद्रियों से परे नहीं है, ये पेन है हमें दिख रहा है, मार्कर है जो भी है, ये बोर्ड है हमें दिख रहा है, लेकिन मैं ये कहूं इस दीवार के पीछे क्या है, तो न मेरी आंख बता पाएगी, न मैं कान से पता लगा पाऊंगा। जिसको हम इंद्रियों से पता न लगा सके उसे क्या कहते हैं, इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय। अत्याचार, देखो 2 लाइन, ये लाइन खींच रखी है, इसका मतलब इसमें 2 उपसर्ग है, अति धन आ प्लस 4, ठीक है। अत्याचार सभी जानते हो आप, अत्यंत, अति प्लस अंत से बनेगा अत्यंत, और अति प्लस उत्तम क्या बनेगा,
अति उत्तम। ये खाली मैंने समझाने के लिए लिखा, लाइन तो आप इसी में कर लेना, इसमें 2 उपसर्ग है, ठीक है। अति उत्तम। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे चले। सर कितने आगे चले गए, कहाँ चले गए? अरे भाई राजीव जी पुलिस स्टेशन में लाश को छुपा लेता है, सही कह रहे हो आप। दृश्यम मूवी देखी है आपने, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, 2 अक्टूबर घुमा दिया आपने। हाँ कोई बात नहीं ज्योति जी, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आगे चले गए, कितना आगे चले गए से मतलब मैंने कितना पढ़ा दिया है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? तो कुछ भी नहीं है, संस्कृत के 22 उपसर्गों को पढ़ा रहा हूँ बेटा, और ये 22 उपसर्ग हमारे ये दे रखे हैं। और कौन है ये लेट आए? ज्योति देख लो, पहले आप क्रम संख्या लिखोगे, उपसर्ग लिखोगे, अर्थ लिखोगे, और फिर हम उदाहरण लिख रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये 22 उपसर्ग है, और ये मैंने उन सब के क्या लिख दिए, अर्थ लिख दिए। अब हम एक एक का क्या करेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। वापस हाँ और लिखना चाहो तो लिख दो। अति प्लस अधिक से क्या बनेगा बताओ? अत्यधिक। अत्यधिक। अति प्लस अधिक से बनेगा अत्यधिक। और कहीं वो कहते हैं जल्दी से पहुंचिए, उसे हम क्या कहेंगे? अति शीघ्र। अति शीघ्र। हो गया? जगह नहीं है, मुझे पता है जगह नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा था। ऑनलाइन वालों के भी जगह नहीं पड़ रही है। भर गए? आप अपने हिसाब से लिख दो, कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। आगे चलो मैं। हाँ, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति, अतिशय, अतीन्द्रिय, अति, ठीक है, अत्यंत, अत्याचार, अति उत्तम, अत्यधिक, अतिशीघ्र, अतिवृष्टि, ये सारे उदाहरण हैं। अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अधि। कौन सा उपसर्ग है? चलिए अधि। अधि का मतलब क्या बताया बताओ? शाबाश। अधि का अर्थ बताया मैंने श्रेष्ठ, और क्या बताया मैंने? ऊपर। ओके, पहले इसको समझ लीजिए फिर लिख लेना। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अधि का अर्थ होता है ऊपर। और यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, वो एक वाक्यांश में आता है। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, और ये पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा जिसे हम तलहटी कहते हैं। तो एक वाक्यांश में एक प्रश्न आता है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, फ्लैट भूमि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अदित्यका। उसे क्या कहते हैं? अदित्यका। आदित्यका। अधि यानी ऊपर, ठीक है ना। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? आदित्यका। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, नीचे वाली, इसे कहते हैं उपत्यका। ये आपको अभी नहीं लिखना है, उपत्यका मैं आपको उप प्रत्यय पढ़ाऊंगा उस समय लिखेंगे। लेकिन आदित्यका का उल्टा होता है उपत्यका। एक वाक्यांश में पूछेंगे पहाड़ के ऊपर की, ये आरपीसी में आया हुआ है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? आदित्यका। पहाड़ के नीचे की जमीन, समतल भूमि, उपत्यका। तो उदयपुर के लिए अगर मैं बात कहूं कि उदयपुर अरावली की उपत्यकाओं में बसा हुआ है, ये देखो वाक्य प्रयोग किया मैंने, तो यानी कि उदयपुर जो है वो तलहटी में बसा हुआ है। अरावली पहाड़ है, उसके पहाड़ियां, उसके नीचे तलहटी का जो समतल भूमि है उसमें कौन बसा हुआ? उदयपुर। तो अधि का अर्थ होता है ऊपर, और अधि का अर्थ हम श्रेष्ठ में भी लिखेंगे। अधि का अर्थ क्या लिखेंगे? श्रेष्ठ में। जहां आएगा उसको अपन समझ लेंगे। सर हिंदी और संस्कृत की शुद्ध गिनती का पीडीएफ अपलोड करा देना, शब्द शुद्धि में आती है, मैं लिखवा दूंगा भाई पवन कुमार जी। शब्द शुद्धि में 10 संख्या याद रखनी है, बाकी कोई नहीं पूछेंगे आपको, 10 संख्या आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। बचपन वाली पता जो ज्यादातर गलत है, हाँ वो बचपन वाली तो गलत ही है, अपन ने बहुत सारे पढ़ रखी है, ठीक है। तो अब इसके उदाहरण लिखो। देखिए उदाहरण में ये है अधिनियम। देखो इसके अंदर कितने उपसर्ग आ रहे हैं? 2। अधि प्लस नी प्लस यम क्या बनेगा? अधिनियम, ठीक है।
जानते हो अधिनियम क्या होते हैं? संविधान में बनते हैं अधिनियम, अनुच्छेद वगैरह में हम पढ़ते हैं उसमें अधिनियम। और याद करिए, जब हम लिखते बोलते 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जन गण मन अधिनायक, अधिनायक जो श्रेष्ठ है सबसे, उसको अधिनायक कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अधिवास विशेष तौर से रहने वाला डोमिसाइल, उसको कहते हैं अधिव्यास। और अधित्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका, उसको अधित्यका कहा जाएगा, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और हमारे यहाँ पर कारक होते हैं, और कारक में एक कारक होता है अधिकरण। पढ़ा आप लोगों ने कभी? अधिकरण, अधिकरण एक कारक होता है, अधि प्लस करण से क्या बनेगा? अधिकरण। अब थोड़ा दीर्घ संधि की बात करें, अधि प्लस ईक्षक से क्या बनेगा? अधीक्षक, ठीक है। अधि प्लस आय से क्या बनेगा? अध्याय। और अधि प्लस अयन से क्या बनेगा? अध्ययन, ठीक है। और अधि धन आदेश से क्या बनेगा? अध्यादेश। इसमें दो उपसर्ग है, अधि प्लस आ प्लस देश, क्या बनेगा? अध्यादेश। इसी प्रकार वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा ब्याह कर लिया हो, उसे क्या कहेंगे? अध्युढ़ा, उसे अध्युढ़ा कहेंगे, ठीक है। और पढ़ाने वाले हमारे जो विशेष रूप से है, जो हमको ज्ञान देते हैं, अधिधन आधन पक्ष से क्या बनेगा? अध्यापक। अधि प्लस आ प्लस पक्ष से क्या बनेगा? अध्यापक। और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध, बताओ, अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। और मैं उसे लेकर के रहूंगा। भाई कौन कह रहा? रिया जी, सर टेस्ट में क्या दोगे? टेस्ट में संधि के प्रश्न आएंगे, पूरे संधि प्रकरण के, और 15 प्रश्न आएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है। संधि लिख लीजिए इसे। अधिनियम, अधिनायक, अधिवास, अधित्यका, अधिकरण, अधीक्षक, विशेष तौर से इसको याद रख लेना, अधीक्षक। और अध्यक्ष, अधिधन अक्ष से क्या बनेगा? अध्यक्ष। चले आगे चले। सर अभिषेक भी होगा क्या? अरे ज्योति जी, अभिषेक कहाँ पढ़ा रहा हूं मैं? अभी अधि पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा ज्योति, अधि उपसर्ग पढ़ा रहा हूं मैं। अभिषेक तो अब आएंगे अभिषेक जी अब आएंगे। ये लिख लिया? ओके। हाँ, अधिकरण। ओ बेटा रविंद्र सैनी जी, बिल्कुल सही है आपका उत्तर, ये लो, ये छाप लिया मैंने। अधिकरण, अधिकरण, अधिगम, बिल्कुल अधिगम लिखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आपकी कॉपी में जगह लिखते रहो। अधिकारी, यस, अधिकार, अधिकारी, अधिकारी, अरे ये सिंपल है। चलो अगला उपसर्ग कौन सा हमारा? अभी। ये कौन थी बेटा? रिया जी, आप देखो। हाँ, अभी, अभी का अर्थ बताओ, क्या लिखा है मैंने? पास, सामने, और अब रुक जाओ, इसको समझिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी का अर्थ है पास, अभी का अर्थ है सामने। सामने का अर्थ ज्यादा समझाने की आवश्यकता मुझे, अभी का प्रयोग बहुत कम जगह पर सामने के रूप में आता है, बाकी पास और विशेष के रूप ही में मिलेगा। देखिए कक्षा 10 में जब मैं खुद गणित पढ़ता था, तब एक इस प्रकार का हमें एक सवाल मिलता था, ठीक है। मेरी गणित अच्छी थी, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ हूं मैं, मैथ मेरी अच्छी थी। हाँ, डिस्टिंक्शन मार्क बहुत अच्छी है। मेरे एक पेपर में, हम 2 पेपर हुआ करते थे, उसमें 50 में से 50 नंबर आया मेरे टाइम में, 50 का पेपर हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये कौन है, एक कौन ये और एक कौन ये, और यहां एक शब्द आता है अभिमुख। क्या शब्द आता है? अभिमुख। और ये क्या चीज है, इसको समझाता हूं मैं। प्रमेय चलती थी, प्रमेय कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। एक लाइन है, अभिमुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक और परिपूरक 2 कोण होते थे। संपूरक का अर्थ होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। और अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है ये जो कोण है,
इस कोण के सामने वाला कोण ये, अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 90 और 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 180। और चक्रीय चतुर्भुज उसे ही कहते हैं जिस चतुर्भुज के चारों कोण किसी सर्किल में जुड़े हुए हो। अगर ये इस तरीके का मिल गया पर वो चक्रीय चतुर्भुज निकलेगा, क्योंकि इसका एक कोण, एक सिरा परिधि को स्पर्श नहीं कर रहा, सर्किल को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि वही प्रमेय बढ़ेगी, वहीं पर यह नियम लागू होता है, उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इस प्रकार के चतुर्भुज को कभी भी देखो तो यह कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज, जिसके चारों कोण सर्किल को स्पर्श करते हो। बात समझ में आ गई? तो मेरे विद्यालय में क्या है, गणित के सर है नहीं, पोस्ट खाली है, तो मैं क्या गणित भी पढ़ा लेता हूँ, कभी कभी जाता हूँ और पूरा पढ़ा के आता हूँ। गणित में सारे बच्चे पास होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ उतना ही हूँ जो परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो मैं अभी इसलिए बता रहा था ये हाँ भाई उतना ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जिस विषय का टीचर हूँ मैं वो पढ़ाने का काम करूंगा कि मैथ पढ़ाने जाऊंगा। वो तो क्या कि मैथ, अब क्या करें, शिक्षकों का अभाव है। रोज अखबार में पढ़ रहे हो आप, सरकार भर्ती तो कर ही नहीं रही है, और हाँ बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई है, तो फिर क्या करें, कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। तो अभी का अर्थ होता है पास, सामने, विशेष। क्लियर हो गया? तो अब इसके हम क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। तो लिखिए सबसे पहले उदाहरण में आ जाइए, अभिनय। अभिनय जो नॉर्मल है वो तो मैं नॉर्मली लिख दूंगा, जहां समझाने की बात हो जाएगी तो बता दूंगा। अभिभाषण, अब थोड़ी देर रुक जाओ। अभिभाषण, कमबख्त हिंदी में शब्द ही ऐसे ऐसे कंफ्यूजन वाले हैं। देखो, एक कई बार कहते हैं तेरा भाषण बंद कर, तेरा प्रवचन बंद कर, ये दो शब्द तो आप जानते ही हो। और एक है अभिभाषण और दूसरा है आशुभाषण। ये 3 शब्द हैं, ये 4 शब्द हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषण। भाषण शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है सामान्य रूप से कहना। कोई भी बात कही जा रही है, वो भाषा के माध्यम से बोली जा रही है, बस वो भाषण है। प्रवचन का अर्थ है कहा तो जा रहा है, लेकिन किसी धार्मिक उपदेश के बारे में बात कही जाए। धार्मिक उपदेश का मतलब यह है कि क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, सब इसी यहीं रह जाएगा, इसलिए मुझे दे के चले जाना, है ना। कहता नहीं कहते वो संत महात्मा जो बड़े बड़े जो आपको साधु संत होते हैं ना, प्रवचन देते, वो कभी भाषण नहीं देते, वो प्रवचन देते। बाबा लोग क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं। और हाँ जो भी है ठीक है, बड़े बड़े बाबा है वो प्रवचन देंगे, वो प्रवचन देते हैं। यानी धार्मिक उपदेश क्या कहलाता है? प्रवचन कहलाता है। अगला देखिए अभिभाषण। अभिभाषण थोड़ा सा अलग स्क्रिप्ट है। इससे पहले हम बात करते हैं आशुभाषण। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। ऑन द स्पॉट आपको पूछा जाए और आप बोलने लग जाओ बिना किसी धारा प्रवाह को ध्यान में रखे हुए, जैसा आपको आता हो। जैसे किसी को उठा करके ले आऊं, बोले आजा बेटा, और ईमानदारी पे तू बोल, उसको जो आएगा वो बोल देगा। उसी समय कोई टॉपिक तय नहीं होता है और आपको बोल दिया जाता है, और आप में जितनी क्षमता है उसके अनुसार आप बोल दो। किसी को मैं कहूं नासा पर बोलिए, नासा के बारे में आप क्या जानते हो, इसरो के बारे में आप क्या जानते हो, प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या जानते हो, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, तो जितना आपने पढ़ा हुआ वो आप ज्ञान उड़ेल दोगे कि ये मैं जानता हूं, ठीक है ना। वो कहलाता है आशु भाषण। आशु यानी शीघ्र, कोई टॉपिक दिया जाए उस पर बोल देना, आशु भाषण कहलाता है। अभिभाषण का अर्थ है ऐसा भाषण जो लिखित स्क्रिप्ट हो और उसे देख करके बोला जाए। हमारे मोदी जी जब मंच पर भाषण देते हैं, उनके पास कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होता, वो खुद स्क्रिप्ट है। प्यारे भाई और बहनों, है ना। अब तो वो कहते भी नहीं ऐसा, अब वो ये कहते हैं मेरे परिवारजनों, है ना। अब उन्होंने भाइयों बहनों तो छोड़ दिया, अब परिवारजनों बोलने लग गए, अर्थात पूरे परिवार के सदस्य। हमारा देश परिवार है, वो मुखिया है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिखित में बोलते हैं, लिखा हुआ,
मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे राहुल को पप्पू कहना बंद कीजिए। सोनिया गांधी बोलती थी ऐसे। तो देख करके बोला गया वो भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण। बात समझ में आ गई? तो लिखिए आप अभिभाषण, अभिमुख, अभियोग, अभिधन ईप्सा क्या बनेगा? अब यहां मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक। अभिधन इष्ट से क्या बनेगा? अभिष्ट। अभि प्लस उदय से क्या बनेगा? अभ्युदय। अभि प्लस आस से क्या बनेगा? अभ्यास। अभि प्लस अस्त से क्या बनेगा? अभ्यस्त। अभ्यस्त। और अभिधन शेख से क्या बनेगा? अभिषेक। रिया जी, अभिषेक यहां आएगा सर। अभ्यास, अभ्यर्थी, बिल्कुल। अभि प्लस अर्थी से क्या बनेगा? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी, ठीक है। अभि प्लस अभिशाप, बिल्कुल। अभिनेता, अभिनेता, अभिशाप, अभिशाप, अभ्यंतर, सब यण संधि में पढ़ा चुका हूं। अभिषेक, अभिज्ञ, अभिमन्यु, अभिजीत, अभियान, अभिनय, बिल्कुल। है अभिमन्यु, ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा इसका शब्दकोश के अनुसार इसका वास्तविक अर्थ क्या है। बाकी ये तो महाभारत का एक पात्र है, आप सभी जानते हो, है ना, जो षड्यंत्र किया गया था चक्रव्यूह में, जानते हैं। चक्रव्यूह भेदना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि अर्जुन जो था चक्रव्यूह को भेदना जानता था और चक्रव्यूह से बाहर निकलना जानता था। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह भेदना और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा अर्जुन को दे रखी थी। अर्जुन की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था? सुभद्रा या सुमित्रा? सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। और सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु पल रहा था तब अर्जुन ने उसको कहानी सुनाई। कहानी का मतलब ये कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है। तो चक्रव्यूह को भेदने की बात तक तो वो सुभद्रा सुनती है और सुभद्रा को नींद आ जाती है जब वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात होती है। तो जब तक वो जग रही थी तब तक पूरी बातें अंदर गर्भ में पल रहे उस बालक अभिमन्यु ने सुनी। तो चक्रव्यूह को भेदना वो गर्भ से ही सीख गया। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे सनातन धर्म में जब कोई महिला अपने गर्भ में शिशु को बड़ा कर रही होती है तो उसे हमेशा सात्विक वृत्ति की होना चाहिए। अच्छी बातों का संस्कार, अच्छी बातें उसको सोचनी चाहिए, अर्थात भगवत गीता, भगवान की उसको आराधना करनी चाहिए, पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ उस बच्चे के अंदर बौद्धिक विकास उत्पन्न होता है। वो बच्चा बहुत मेधावी, पराक्रमी और शूरवीर के रूप में जन्म लेता। तो पुराने जमाने में जब बच्चे जन्म लेते थे बहुत ही अलग ही प्रकार के होते थे, इसका कारण यही था। और आज के यहाँ क्या होता है कि वो धूम्रपान करते हैं, मदिरा पीते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं, बहुत सारा कल्चर इस प्रकार का है। तो क्या है, कई बार गर्भ में शिशु पल रहा है, झगड़ा हो गया तो गाली भी बोल देगी और कुछ भी बोल देगी, उससे बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसको वैसा कल्चर मिलता है। तो अभिमन्यु ने जैसा सीखा और फिर बाद में जब वो
स्थिति आई तो चक्रव्यूह भेदना जानता था पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता था। इसलिए कहा गया है कोई भी बात अधूरी नहीं सुने, अभिमन्यु की तरह अधूरा ज्ञान नहीं रखें, पूरा ज्ञान रखें। जब तक पूरी बात नहीं सुने हम, तब तक समझे नहीं, तब तक उस चीज को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब आधा अधूरा ज्ञान अभिमन्यु की तरह होता है जो आधे तक तो हमको पहुंचा सकता है लेकिन मंजिल तक हमें नहीं पहुंचा सकता। और मंजिल क्या थी? चक्रव्यूह से बाहर निकलना। तो अभि प्लस मन्यु से क्या बन गया? ये अभिमन्यु बन गया। खैर चलिए अगला उपसर्ग क्या है? अपि। अभि के पास क्या है हमारा? अपि। और अपि का अर्थ है बे। इसके 2-3 ही उदाहरण है, ये तो नहीं भी आएगा, कोई काम का भी नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा, सिर्फ 2 ही उदाहरण पढ़ने, अपितु और अपिहित और अपिधान। अपिधान, अपिहित का अर्थ होता है ढका हुआ और अपिधान का मतलब होता है ढक्कन। ढक्कन। भूपेंद्र जी, अभिषेक में मूल शब्द, अरे बेटा ये संधि है, मेरे से संधि पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? अभि प्लस सेक और क्या बनेगा? और आपको कॉपी खंगालो और उसमें मैंने पढ़ाया ये वाला रूल, वी प्लस सम क्या बनेगा? विषम। मूर्धन्यकरण, वहां ये उदाहरण पढ़ाया मैंने। अभिधन सेक क्या बनेगा? अभिषेक में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द दिए ही लिखना है, सेक। अब सेक का मतलब ये मत समझ लेना पापड़ सेक, रोटी सेक, वो सेक नहीं है। हाँ अभिभू भी राइट है। चलिए हाँ, अभिषेक प्रवाहित करना है, चाहे आप जल का अभिषेक करोगे तो जलाभिषेक कहलाएगा, दुग्ध का अभिषेक करोगे तो दुग्धाभिषेक कहलाएगा, घृत का अभिषेक करोगे तो घृताभिषेक कहलाएगा। ठीक है चलिए एक और लिख दो, अपिभू भी लिख दो, किसी बालक ने लिखा है वो सही है। अपिभू कोई काम का नहीं है, नहीं आएगा परीक्षा में, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, मैंने आज दिन तक नहीं पढ़ाया इसे। ठीक है चलिए अगला उपसर्ग कौन है हमारा? अप। अप का अर्थ क्या लिखा है मैंने? अप यानी बुरा, विपरीत के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अपयश, क्या अर्थ है अपयश का? एक होती है कीर्ति और एक होता है अपकीर्ति। अपकीर्ति बदनामी होना, अपकीर्ति, अपयश। ठीक है, कभी कभी नियमों में कोई बात नहीं आती, उसे क्या कहते हैं? अपवाद। उसे क्या कहते हैं? अपवाद। अपधन इच्छा से क्या बनेगा? अपेक्षा। और अप प्लस व्यय से क्या बनेगा? अपव्यय। देखिए इसमें 2 उपसर्ग हैं, अप प्लस वी प्लस अय से क्या बनेगा? अपव्यय। ठीक है, और कोई अंट शंट बोलता है और गलत बोल देता है तो क्या कहलाता है? अपशब्द। ठीक है, अपशब्द। और बिल्ली रास्ता काट दे, परीक्षा देने जाओ तो क्या हो जाएगा? अपशकुन। अपशकुन हो जाता हमारा, भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपशकुन। और अप प्लस कार से क्या बनेगा? अपकार। अप प्लस कार से क्या बनेगा? अपकार, अपशब्द। और कोई व्यक्ति बुरे विचारों से किसी का हरण कर लेता है तो क्या कहलाता है? अपहरण। ठीक है, और कानून में जुर्म की बात जितनी भी होती है वो सब किसके दायरे में आता है? अपराध के दायरे में आता है। और किसी को सम्मान न देना क्या कहलाता है? उसका अपमान। और एक होता है ऊपर की तरफ जाना और एक होता है नीचे की तरफ आना, अपकर्ष। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अपकर्ष। अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपवाद, और अपकीर्ति, अपयश, अपेक्षा, अपकार, अपयश, अपशकुन। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, अव। अव का अर्थ क्या बताया मैंने? नीचा। हटा इसको। अगला उपसर्ग है अव। अव का क्या लिखा है मैंने? बुरा,
और हीन, ये इसका अर्थ है। ठीक है, जैसे देखिए भगवान इस धरती पर कभी कभी क्या लेते हैं बताओ? अवतार। भगवान धरती पर क्या लेते हैं? अवतार। ठीक है, और महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, सभी ने अवज्ञा। ठीक है, और किसी बात को न मानना, अवमानना, क्या कहलाता है उसे? अवमानना कहते हैं। और अव प्लस अंतर से बनेगा अवांतर, हमारे ग्रह होते हैं अवांतर ग्रह। ठीक है, और अवदान प्रशंसित कार्य कहलाता है अवदान, और अवधान यानी होता है ध्यान या मनोयोग, अवधान। ठीक है, और अवहेलना नहीं मानना क्या कहलाता है? अवहेलना। और किसी के अंदर गुण है लेकिन वो गुण खराब है, उसे क्या कहेंगे हम? अवगुण। समऊ नाथ सब अवगुण मेरे। ठीक है ना, अवमानना, अवदान, अवधान। और जब हम छुट्टी लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? अवकाश। उसे क्या कहते हैं? अवकाश। उसे क्या कहेंगे? अवकाश। और कभी कभी हमें क्या मिलता है? मौका, उसे हम क्या कहते हैं? अवसर। क्या कहते हैं? अवसर। एक अच्छा अवसर है, वो तुमने गवा दिया, तो अवसर। नेक्स्ट, चले आगे। देख लिया सभी ने? अगला उपसर्ग कौन है हमारा? अनु। और अनु का क्या अर्थ लिखा है मैंने? पीछे या समान के। ठीक है, देखिए पीछे पीछे चलने वाले क्या कहलाते हैं? अनुचर। अनुचर को कहते हैं दास, सेवक, नौकर। ठीक है, और अनुगामी, अनु प्लस गामी से क्या बनेगा? अनुगामी। और कभी कभी हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान। ठीक है, अंदाजा लगाना। ठीक है, और अनुलोम विलोम, कभी नाम सुना है बाबा रामदेव जी में? अनुलोम विलोम करना, अनुलोम विलोम, प्रतिलोम, अनुलोम। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अनुशासन, शासन मूल शब्द है। ठीक है, अनुधन छेद क्या बनेगा? अनुच्छेद। और अनुधन उदित से बनेगा अनुदित। और अनु प्लस अय से बनेगा अन्वय, टुकड़ों में विभाजित करना। और अन्वेषण, अनुधन एषण से बनेगा अन्वेषण। और अनुधन ईक्षा से बनेगा अन्वीक्षा। और अनु प्लस इति से बनेगा अन्वीति, अन्वीति। अनुगामी, अनुसार, और भी लिख सकते हो, अनुसार, अनुसरण। नेक्स्ट, चलो आगे बेटा। ओके, अगला उपसर्ग है हमारा और आज का अंतिम, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कौन सा उपसर्ग है? आ। आ का मीनिंग क्या बताया मैंने? तक, इधर या से के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये आ गया आ जन्म, जन्म। मैं आ जन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, भीष्म पितामह ने कहा था। जन्म देखो इधर, तक का अर्थ कैसे है? जन्म से मृत्यु तक। आ जन्म का मीनिंग क्या है? जन्म से मृत्यु तक। ये तक अर्थ कौन दे रहा है? आ। ये अविभाव समास में आता है। ठीक है, आ जन्म। इसी प्रकार से देखिए आमरण, नेताजी आमरण अनशन पर है, मरे नहीं तब तक, मरने तक। आमरण का मतलब क्या होता है? मरने तक। आजीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन जब तक है तब तक आजीवन। इसी प्रकार आयात, ये आ उपसर्ग है इसमें। ये आदान, आदान प्रदान में आ उपसर्ग है। ठीक है, इसी प्रकार आक्रमण, तो क्रमण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है इसमें। इसी प्रकार से देखिए ये है आजानुबाहु, पढ़ा चुका हूं पहले मैं। हाँ, जानू यानी घुटने, ये वो जानू नहीं है जो जानू आप कहते हो। हाँ, तू मेरा जानू, गाना आया था हीरो मूवी का, वो नहीं है। बाहु यानी भुजा,
जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? आजानुबाहु। ठीक है, और यह है आजानुलंबित। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया रे? पढ़ाया मैंने, बताया भी था कि अंजलि छत पर आजानुलंबित होकर केश राशि सुखा रही थी, नहीं सुखा? अच्छा, ओके ओके, अब रुको थोड़ी देर। नहीं नहीं, बैक नहीं करना, अनुसरण, बिल्कुल ज्योति जी सही है, मुझे याद आता है अच्छी तरीके से। 2014 की बात बता रहा हूँ, 2014 की बात है। मैं एक रीट के बैच को पढ़ा रहा था, और अब तो क्या है कि रीट में क्या है, वो शिक्षा विभाग की भर्ती होती है, तो उसमें भी हिंदी आती है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड ऐसे। तो मैं पढ़ा रहा था, तो एक मैडम ही है वो, क्योंकि वो तो बीएड की हुई, एसटीसी की होते, सारी मैडम ही है, पढ़ाई कर रहे। तो किसी ने सवाल किया, वो मेरे लिए तो स्टूडेंट ही थी, तो उसने सवाल कर लिया, आजानुलंबित का मतलब क्या होता है? मैडम ने मुझे सवाल किया, आजानुलंबित। तो मैंने तुरंत मैम को पूछा, मैम आप पढ़ाते हो? बोले हाँ। सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे आप, क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ाते दिया होते ही नहीं। ठीक है, थर्ड ग्रेड की रीड की तैयारी थर्ड ग्रेड वाला ही करते, और थर्ड ग्रेड से ऊपर तो सेकंड ग्रेड वाला, सेकंड ग्रेड वाला थर्ड ग्रेड की तैयारी क्यों करने आएगा? ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ। मैंने कहा मैडम मैंने आपको देखा इसलिए बता रहा हूँ, आप हरी साड़ी में थे। हाँ हाँ बिल्कुल हरी साड़ी में था। तो उसको तो यकीन हो गया, कहा सर ने कहीं देखा मेरे को। तो आपको कैसे पता है पढ़ाई कि मैं पढ़ाती हूँ? मैंने कहा देखा नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आपने जो शब्द पूछा है वो किताब लिखने वाले हम ही है। वो कक्षा 7 में एक चैप्टर आता है, कक्षा 7 में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर में ऐसे ये लाइन आपने कही है। और क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, शाम का बैच चलता था, तो सुबह से स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे से 2 बजे तक। तो प्राइवेट स्कूल में मैडम पढ़ा के आती, और बच्चे जब कान खाते थे स्कूल में, मतलब मैडम को पूछते मैडम इसका मीनिंग क्या होता है, मैडम को जब नहीं आता था वो फिर मैडम फिर मेरे को शाम को पूछती थी, वो फिर आकर, तो मैंने तुरंत कह दिया मैम आप कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो? मेरे को पता है, क्योंकि ये शब्द कक्षा उस किताब में दिया गया, और मिठाई वाला एक चैप्टर है वहां से लिया गया। बोले कि हाँ सही है। फिर मैंने बताया आजानुलंबित का मतलब क्या होता है। आजानुलंबित वो लाइन ये थी कि अंजलि छत पर आजानुलंबित होकर केश राशि सुखा रही थी। तो ये जो बाल है वो ताजा ताजा बाथरूम से निकली है, और बाल उसके लंबे लंबे अंजलि के घुटने तक लंबे है ना, और पानी की बूंदे टप टप गिर रही है, और हाथ में दोनों बाल्टियां पकड़ी हुई है, और वो टावेल ऐसे लटका रखा होगा। छत पे गई, सबसे पहला काम बाल्टी रखी, और फिर वो टावेल खोला, और फिर उसको झाड़ा और सुखाया, फिर बाल यूं किए होंगे, और छत के ऊपर 2-3 तो मर गए होंगे आस पड़ोस वाले, है ना। और फिर वो अंजलि ऐसे झुकती है, और हाथ में कभी ब्रश होता है, कभी कंगा होता है, कभी डंडा होता है, और फिर वो यूं 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 करके यूं करती है, उसको कहते हैं आजानुलंबित। अर्थात जिसके बाल घुटनों तक लंबे हो, बाल कहां तक लंबे हो? घुटनों तक लंबे हो, उसको कहते हैं आजानु। इसका मतलब छत पर अंजलि आजानुलंबित होकर केश राशि सुखा रही थी, इसका मतलब उसकी मुद्रा भाव भंगिमा उस समय अंजलि का पोस्चर ये होगा, और वो शायद ऐसे कर रही होगी। बात समझ आई ना? फिर मैंने जब ये एक्सप्लेन करके बताया मैडम को, तो मैडम भी हंसने लग गई आपकी तरह, बोले सर इसका मीनिंग ये होता है क्या? मैं तो कुछ और समझ रही थी, बच्चों को कुछ और कह के आ गई। मैंने कहा अब वापस चेंज करना, ये होता। तो आजानु प्लस लंबित, ये आजानु लंबित। आगे और लिखिए। हाँ, आजीवन आकर्षण, आ प्लस कर्षण से क्या बनेगा? आकर्षण। आकंठ, बारिश इतनी हुई कि आकंठ डूब गए, कंठ तक। ठीक है। आरक्षण, आ धन रक्षण से क्या बनेगा? आरक्षण। ठीक है। और आहार, आ प्लस हार से बनेगा आहार यानी भोजन। ठीक है, आहार, आयात, आहार, और आगमन।
आना क्या कहलाता हमारा? आगमन। ओके, ये आपके 8 मेष राशि के सारे मैंने पढ़ा लिए। आबाल वृद्ध, बिल्कुल रविंद्र जी, आबाल वृद्ध सही है, बालक से लगा करके वृद्ध तक, आचमन भी सही है। ओके, आचार्य भी सही। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में कल।